नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार सिंह और आपका स्वागत करते हैं एजुकेशनल एक्सपर्टीज चैनल के ऊपर। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ज्योग्राफी के पेपर 2 की। और ये जो पेपर 2 है आपका, वो महाराष्ट्र सेट का पेपर रहने वाला है 2020 का। जैसा कि अभी तक हमने जितने भी प्रैक्टिस पेपर महाराष्ट्र सेट के करे हैं ज्योग्राफी के, उन सभी में हमने एक चीज तो कॉमन जरूर देखी है, और वो ये है कि क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। यानी एक कॉन्सेप्ट से बार बार क्वेश्चंस जो है रिपीट हो रहे हैं। और मैं कंटिन्यूसली आपको बताता जा रहा हूं कि आपको कौन से क्वेश्चन जो है कौन से कॉन्सेप्ट से आएंगे और कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना है, ताकि आप अपना जो ये सेट का एग्जाम है वो क्वालिफाई कर पाए। चलिए, आज की वीडियो के अंदर हम क्वेश्चंस जो देखेंगे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन ही हमारा जो है वो मैचिंग का आया हुआ है। तो मैचिंग को समझ लेते हैं, ठीक है। तो जब भी बैथोलिथ की बात करी जाए तो बैथोलिथ जो है वो एक इंट्रूसिव रॉक है, यानी 1 का 4, ठीक है। तो 1 का 4 यहाँ भी दे रखा है आपका, और 1 का 4 यहाँ भी आपको दे रखा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आप देखेंगे जो प्यूमिक होती है, तो प्यूमिक जो है वो एक एक्सट्रूसिव रॉक है। यानी अब जो है 1 नहीं है, यानी ए ऑप्शन कट हो जाता है। तो आपका क्या सही ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैंडस्टोन की। तो ये एक सेडिमेंट्री रॉक है, और क्वार्टजाइट जो है वो एक मेटामॉर्फिक रॉक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके के जो जियोमॉर्फोलॉजी से क्वेश्चंस जो है वो बन के आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको जो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव जो फीचर्स हैं वोल्केनो के, वो आपको बहुत अच्छे से समझ लेने हैं, क्योंकि वहां से आपका एक ना एक क्वेश्चन जो है वो आपका एग्जाम में बन के आ रहा है। उसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन ड्यून फॉर्म ऑन अर्थ एंड मार्स इज। तो देखिए, कुछ कॉमन ड्यून्स है जो अर्थ और मार्स के ऊपर सेम पाए जाते हैं। तो वो कौन से हैं? तो वो जो है बेसिकली वो होते हैं क्रेसेंटिक, ठीक है। क्रेसेंटिक ड्यून यानी चंद्राकार ड्यून होते हैं, चांद की शेप में होते हैं। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे आपको असर्शन एंड रीजन दिया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और बार बार आपके एग्जाम में असर्शन एंड रीजन पूछा जा रहा है। चलिए पढ़ते हैं। फिजोर्ट्स आर द फीचर्स प्रोड्यूस्ड बाय ग्लेशियर इरोजन। बिल्कुल सही बात है, जो भी फियोर्ड्स होते हैं वो ग्लेशियर इरोजन की वजह से बनते हैं। A fjord is formed when a glacier retreats and forms U-shaped valley and sea fills the resulting valley floor। बिल्कुल सही बात है। तो जो आपका fjords जो होते हैं बेसिकली वो एक तरीके की रिट्रीटेड इरोजनल फीचर होते हैं, और जो जगह खाली बच जाती है, लाइक आप ये समझ ले इस तरीके की यू शेप्ड वैली जो है आपके खाली बन जाती है, और जो ओशन का वाटर है जो इस वैली को क्या कर देता है? फिल कर देता है। तो बिल्कुल ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आपका आंसर रहेगा, क्योंकि असर्शन भी सही है और रीजन उसकी जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पर दे रहा है। उसी तरीके से हम आगे देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्लोमरेट एंड ब्रेशिया। तो ब्रेशिया और कॉन्ग्लोमरेट में क्या डिफरेंस है? बहुत यूनिक क्वेश्चन है। तो बेसिकली बात करेंगे कॉन्ग्लोमरेट्स की, तो वो राउंड होते हैं। तो यहाँ पे एंगुलर दे रखा है, यहाँ लाइट दे रखा है, यहाँ पोरस दे रखा है। तो कॉन्ग्लोमरेट जो है बेसिकली वो हमेशा आपको राउंड शेप में देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरीके से। और जो ब्रेशिया होता है वो एंगुलर होता है, यानी उसके अंदर जितने भी शेप है वो आपको एंगल दिखेंगे, यानी आपको तीखे कोने दिखेंगे, ठीक है। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, ये चीज याद रखेंगे। चलिए आगे है, वंस अगेन हम बात करेंगे, मैचिंग का क्वेश्चन आ गया है। तो मैचिंग करते हैं। तो जो स्क्रॉल लेक है बेसिकली वो मियांडर में आपको देखने को मिलती है, यानी ए का 4 हो जाएगा। उसके बाद अलुवियल फैन है वो आपका पिडमोंट होता है, यानी आपका बी का 3 हो जाएगा। और रिवर माउथ के पास आप देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटरीज बहुत सारी पाई जाती हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? गुम्फित रिवर भी कहते हैं अगर मैं हिंदी की बात करता हूं, ठीक है। और डेजर्ट जो है बेसिकली डेजर्ट में आपको ज्यादा देखने को मिलता है। तो 4 3 1 2। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 6 क्वेश्चन जो आपका दिया गया है। मोस्ट ऑफ द डस्ट कैरिड एंड डिपॉजिटेड बाय डस्ट स्टॉर्म
is in the form of silt size particles which are known as। तो देखिए जब भी डस्ट पार्टिकल्स को हवा जो है या स्ट्रॉम है अपने साथ उड़ा कर ले जाता है और कहीं पे डिपॉजिट कर देता है, और जो सिल्ट साइज के पार्टिकल्स होते हैं उनका डिपोजिशन होता है, तो उससे कौन सा फीचर बनता है, तो उससे आपका लोएस्ट जो मैदान है वो आपके बनते हैं, सी ऑप्शन। और चाइना में आपको नॉर्थ चाइना में देखने को मिल सकता है लोएस्ट के मैदान, ठीक है, याद रखिएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन को बहुत आराम से देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है यहाँ पे। As a result of release of melt water at the terminus glacier reworks much of the previously deposited moraines and redeposited the material beyond the glacier which is known as। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको ना पढ़ने हैं मोरेन्स के जितने भी टाइप्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे तो डी आंसर करेक्ट है बिल्कुल, यहाँ पर ग्राउंड मोरेन्स की बात करी जा रही है, बट आपको लेटरल मोरेन्स और मिडिवल मोरेन्स उनको भी अच्छे से पढ़ना है। तो मोरेन्स एक टॉपिक लिख लीजिए, तो मोरेन्स से कई क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में बन के आ रहे हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं 8th क्वेश्चन की, तो वंस अगेन यहाँ पर मैचिंग करी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो नेचुरल लेवीज जो है वो रनिंग वाटर से बनता है, तो ये आपका 1 का 3 हो जाएगा। ड्रमलिन जो है वो आपका ग्लेशियर से बनता है, बहुत इजी है। पॉलीजे जो है वो आपका ग्राउंड वाटर से बनता है, और जो सीफ है वो आपका विंड से यानी 1 ऑप्शन से बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेचुरल लेवीज जो है वो रनिंग वाटर है, ड्रमलिन जो है वो आपका ग्लेशियर है, पॉलीजे जो है आपका अंडरग्राउंड वाटर है, और सीफ जो है वो आपका विंड है। तो इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। तो मैचिंग देख लीजिए जियोमॉर्फोलॉजी से कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन के आ रहे हैं, ठीक है। 9 क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फीचर्स एज पर देयर ऑकरेंस फ्रॉम द लोअर टू हायर लैटिट्यूड, यानी लोअर से हायर लैटिट्यूड की तरफ आपको इन्हें अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लोअर में क्या होता है। तो सबसे लोअर में अगर आप देखेंगे तो वो आपको मिडिवल मोरेन देखने को मिलेगा, तो नंबर 1 पे ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा सर्क, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा सर्क, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा अरेत, एक सेकंड, मिडिवल 1 पे हो गया, सर्क 2 पे हो गया, अरेत हो गया, और सबसे टॉप पे आपको देखने को मिलेगा हॉर्न, बिल्कुल। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो देख लीजिए ग्लेशियर इरोजन से कितने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, ठीक है। तो इरोजनल फीचर्स और डिपोजिशनल फीचर्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने, ये चीज याद रखिएगा। चलिए, मेटामॉर्फोसिस ऑफ डैश रॉक्स फॉर्म स्लेट। तो स्लेट का जब मेटामॉर्फिज्म होता है, सॉरी, स्लेट जो है वो किसके मेटामॉर्फिज्म की वजह से बनती है, तो शेल का जब भी मेटामॉर्फिज्म हो जाएगा तो उससे आपकी स्लेट बनेगी, ठीक है, याद रखेंगे बहुत अच्छे से। चलिए 11th क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। वंस अगेन देखिए अकरेंस के ऊपर क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं। द अकरेंस ऑफ ऑरोराल्स डिस्प्लेज इज क्लोजली कोरिलेटेड विद। तो जो अकरेंस ऑफ ऑरोराल्स है यानी जो ध्रुवीय लाइट होती है, जो आपका ऑरोरा बोरियालिस है, ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस है, तो वो जो है वो किससे कोरिलेट मतलब किससे कोरिलेट करते हैं, उनके बनने का बेसिकली रीजन क्या होता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है बट काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो स्नो कवर का इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है, पहली बात तो ये, बट सोलर फ्लेयर्स की एक्टिविटी की वजह से बनता है और अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स की वजह से बनता है, यानी यहाँ पर 2 और 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स नहीं होगा, स्नो कवर नहीं होगा, बट सोलर फ्लेयर्स एक्टिविटी और अर्थ मैग्नेट। देखिए जब भी सन से सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं तो अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर से टकराने के बाद आपको ये फीचर्स नॉर्वे में या फिर आपको अंटार्कटिका में देखने को मिल सकता है। 12th क्वेश्चन को देखते हैं। असर्शन दिया गया है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डू नॉट फॉर्म बिटवीन लैटिट्यूड 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ इक्वेटर। अब बिल्कुल सही बात है, क्यों नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स 0 होता है, यानी 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में कोरियोलिस फोर्स 0 होने की वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बनते हैं। उसके बाद कोरियोलिस फोर्स इज मैक्सिमम एट पोल्स, ये भी बात सही है बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे आपका बी
करेक्ट आंसर होगा। कोरियोलिस फोर्स सबसे ज्यादा पोल्स पे होता है और जीरो जो होता है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड पे होता है। चलिए 13th क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म ऑफ देयर अल्बिडो। तो अल्बिडो का डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है, घटते क्रम। सबसे ज्यादा स्नो में होता है, ये सबको पता है, यानी आपका ए ऑप्शन कट हो गया, सी कट हो गया। उसके बाद आपका फॉरेस्ट है, बिल्कुल यहाँ भी फॉरेस्ट दिया गया है। उसके बाद आपका ब्लैक, उसके बाद आपका वाटर नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका ब्लैक पेवरमेंट है, उसके बाद वाटर है। तो हियर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो याद रखिएगा। चलिए 14th क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन हीट्रोस्फीयर डिफरेंट लेयर ऑफ गैसेस फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो हीट्रोस्फीयर के अंदर आपको बॉटम से टॉप की तरफ गैसेस का सीक्वेंस मेंटेन करना है या लगाना है। तो नाइट्रोजन सबसे नीचे होती है, उसके बाद ऑक्सीजन होती है, फिर हीलियम होती है और उसके बाद हाइड्रोजन होती है। हियर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सबसे नीचे नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, उसके बाद हीलियम और आखिरी में आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखते हैं, फिर से मैचिंग की बात की गई है, ठीक है। तो इक्वेटर जो है, इक्वेटर के ऊपर जो सन है वो 21 मार्च और 22 सितंबर को होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 21 जून और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 22 दिसंबर। यानी 1 का हो गया आपका 2 ईयर 2 और 2 का हो गया 3 ईयर। तो यानी ए ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन जो है दिया गया है, अ नैरो जोन अलोंग विद देयर इज एन एब्रप्ट चेंज इन मॉइस्चर इज कॉल्ड। तो एक नैरो जोन होता है जहां सडनली मॉइस्चर चेंज होता है, तो उस मॉइस्चर चेंज होने वाली जगह को हम ड्राई लाइन कहते हैं, यानी शुष्क रेखा के नाम से उसको जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए क्योंकि ये एग्जाम कई बार नेट के एग्जाम में भी पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17। वंस अगेन एजर्सन रीजन दिया गया है, पढ़ते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्रॉप्स एट फ्रंट अप्रोचेस। हाँ, जब भी फ्रंट अप्रोच करता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्रॉप होता है, बिल्कुल सही बात है। फ्रंट इज लोकेटेड इन ट्रफ ऑफ लो प्रेशर। ये भी बिल्कुल बात सही है कि जो फ्रंट है वो लो प्रेशर का एक ट्रफ बना देता है। तो हियर ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी ट्रफ लो प्रेशर का ट्रफ बना देता है, इसीलिए वो अप्रोच करता है। तो बिल्कुल रीजन इधर से सही है, ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 18th क्वेश्चन, ऑक्सीजन आइसोटोप एनालिसिस इज यूज्ड टू स्टडी। तो देखिए ऑक्सीजन आइसोटोप एनालिसिस का इस्तेमाल किस चीज की स्टडी को करने के लिए किया जाता है? तो पास्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो पास्ट क्लाइमेट चेंज को जानने के लिए ऑक्सीजन आइसोटोप एनालिसिस का यूज किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 19th क्वेश्चन, डैश लेयर इज प्रेजेंट ड्यूरिंग नाइट इन आइनोस्फीयर। तो रात के समय आइनोस्फीयर में इनमें से कौन सी एक लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है? तो वो एफ लेयर होती है, याद रखिएगा, ठीक है। एफ लेयर जो है वो रात को प्रेजेंट होती है आइनोस्फीयर के अंदर, अच्छे से याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है वो वंस अगेन मैचिंग का दिया गया है, तो जरा इसको ढंग से बिल्कुल समझेंगे। तो जो खामसीन जो है वो आपको इजिप्ट और रेड सी के आसपास देखने को मिलती है। चिनूक सबको पता है, यूएसए में रॉकीज माउंटेन पे। मिस्ट्रल जो है वो राइन वैली में, और जो बोरा है वो आपका एड्रियाटिक सी में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है लोकल विंड और उनकी लोकेशन, ठीक है, क्योंकि लोकल विंड और उसकी लोकेशन पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आए हैं। 21 को देखते हैं क्वेश्चन को। To generate tidal power, the tidal range should be dash meters and the basin should have considerable size. तो टाइडल पावर जनरेट करने के लिए बेसिकली टाइडल रेंज जो है वो कितने मीटर की होनी चाहिए? तो वो हमेशा 5 मीटर से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, याद रखेंगे, वो हमेशा 5 मीटर से ऊपर होगी, तभी आप टाइडल एनर्जी जो है वो जनरेट कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टाइड डोमिनेटेड डेल्टा। तो ऐसा कौन सा डेल्टा है जहां टाइड बहुत ज्यादा आते हैं? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के पास आपको सबसे ज्यादा टाइड देखने को मिल जाते हैं। ओके, फिर से असर्शन और रीजन के ऊपर क्वेश्चन आया है 23, इसको देखते हैं।
Celestial bodies are responsible for the rhythmic change in the ocean water level। तो बिल्कुल सही बात है, कैलेस्ट्रियल बॉडीज की वजह से ही रिदम जो देखने को मिलती है ओशन लेवल में वो होती है। रीजन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएटेड ड्यू टू द अर्थ रेवोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन ओशन लेवल्स। तो ये पॉइंट भी सही है, बट ये असर्शन की करेक्ट डेफिनेशन नहीं दे रहा है, तो बी यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि PYQ करके जाइएगा। 24 को देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल फॉर्म ऑफ द सी वेव्स। तो जो सी वेव्स का इनिशियल फॉर्म होता है वो इनमें से कौन सा होता है, तो वो होता है कैपिलरी वेव। ठीक है, तो कैपिलरी वेव जो है वो इनिशियल फॉर्म होता है, ये चीज याद रखेंगे। 25 अकॉर्डिंग टू द एकमैन स्पाइरल द नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मूव्स एट एंगल। तो जो एकरमैन का स्पाइरल का जो रूल था उसके अकॉर्डिंग जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो किस एंगल पे मूव करता है, तो वो आपका करता है 90 डिग्री के एंगल पे। याद रखेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, 90 डिग्री के एंगल पे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके एग्जाम्स में, तो आपको तैयारी बहुत अच्छी करके जानी है। तो इनमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है, तो क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखते हैं। ओशन एटमॉस्फेयर कपलिंग ऑफ वाटर हीट एंड मोमेंटम ऑफ ट्रांसफर इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय अर्थ रोटेशन। तो ये बिल्कुल सही बात कह रहा है, तो अर्थ के रोटेशन की वजह से ओशन का जो एटमॉस्फेयर है उसका वाटर हीट और मोमेंटम जो ट्रांसफर होता है उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। The Coriolis force draws ocean water to right of its path in the northern hemisphere। बिल्कुल ओशन के जो वाटर है नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर राइट साइड को मुड़ जाते हैं क्योंकि कोरियोलिस फोर्स उस पर चलता है। मून एंड सन क्रिएट्स टाइडल बल्जेस। बिल्कुल सही बात है, तीनों पॉइंट बिल्कुल सही देखने को यहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट जितने ज्यादा क्लियर होंगे उतना ज्यादा आप अपने एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। 27 की बात करते हैं। As per the concept of ocean basin development, the stage of ocean basin closure is referred as। तो उसको हम टर्मिनल स्टेज कहते हैं। ठीक है, तो जो बेसिन क्लोजर क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ओशन बेसिन जो आपने पढ़ेंगे डेवलपमेंट, उसके अंदर एक स्टेज आती है ओशन बेसिन क्लोजर की, तो वो स्टेज जो है वो टर्मिनल स्टेज के नाम से भी जानी जाती है। इस चीज को याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 28 एन एवरेज एंगल ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप इज अबाउट। जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है उसका एवरेज एंगल कितना होता है, तो याद रखेंगे 4 डिग्री के आसपास होता है, 4 डिग्री। ओके, 29 की बात कर रहे हैं हम। कन्वर्जिंग लॉन्ग शोर्स करंट फॉर्म। तो जो लॉन्ग शोर करंट्स हैं वो जब वो कन्वर्ज होती हैं तो वो क्या बनाती हैं, तो वो रिप करंट्स बनाती हैं। ओके, तो वो रिप करंट्स बनाती हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 द हाई फ्लक्स ऑफ सोलर रेडिएशन एट द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशियन वाटर इज हाइयर देन डिग्री सेल्सियस। तो किससे हाइयर होता है, कितने डिग्री सेल्सियस से हाइयर होता है, तो वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस से हाइयर। ओके, 25 डिग्री सेल्सियस से हाइयर होता है सोलर रेडिएशन। चलिए आगे देखते हैं। 31 अ प्लांट अडेप्टेड टू सैलाइन कंडीशन इज कॉल्ड। तो जो प्लांट है जो सैलाइन कंडीशंस को अडेप्ट कर लेते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, हेलियोफाइट कहते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन हेलियोफाइट, याद रखेंगे। हाइड्रोफाइट जो पानी के अंदर होते हैं बेसिकली, ठीक है, और जेरोफाइट जो रेगिस्तान यानी डेजर्ट में होते हैं, ये भी याद रखेंगे। और ये बेसिकली आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ग्लेशियर वाले एरिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 विच रीजन इज नोन एज द पॉलीगन ऑफ ड्रॉट। तो कौन से रीजन को पॉलीगन ऑफ ड्रॉट के नाम से जाना जाता है, तो वो है साओ रेमन दो ब्राजील के अंदर। ठीक है, साओ राइमन दो ब्राजील के अंदर है जिसको हम पॉलीगन ऑफ ड्रॉट के नाम से जानते हैं। तो ये एक यूनिक क्वेश्चन था जो कि बेसिकली आपके कहां से पूछा गया था, ये आपके करंट अफेयर से बना था क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एसिड रेन जो है बेसिकली उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फोटोकेमिकल जो स्मॉग है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं।
कॉम्बिनेशन ऑफ होमोग्लोबिन, इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा CO में, यानी वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड की बात हो रही है। डिप्लीशन जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो हेयर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, दोबारा मैचिंग आ गया, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ग्रीन प्लांट हम सभी को पता है, इनको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। उसके बाद प्लांट पैरासाइट, ठीक है, फंजाई जो होते हैं वो आपके डिकम्पोजर से होते हैं, प्लांट जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, एनिमल पैरासाइट जो होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका हो गया ए का 4 एक ही में है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोबारा पढ़ते हैं 35 असर्शन और रीजन को। इकोसिस्टम्स आर कॉल्ड एज ओपन सिस्टम, तो बिल्कुल सही बात है, ये ओपन सिस्टम होते हैं, चीजें ऐड होती रहती हैं, आउट होती रहती हैं। इकोसिस्टम इज एन कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट, तो ये भी बात सही है, बट करेक्ट जो है वो डेफिनेशन नहीं दे रहा है, तो यहाँ बी हो जाएगा। दोनों की अलग अलग डेफिनेशन यहाँ दे दी गई है, बट कोई क्लियर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, दोबारा असर्शन और रीजन 36 आपका आ गया है। Excessive use of pesticide in crop field is causing the washout to get mixed in water of adjoining fresh water aquatic ecosystem, resulting in declining in the population of fish eating birds and पाल्पन्स। तो बिल्कुल सही बात है कि हम बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं, यूज करने की वजह से वो फ्रेश वाटर में मिक्स हो जाता है, फ्रेश वाटर में मिक्स होने की वजह से नंबर ऑफ फिश जो है वो कम हो रही है, और उसके बाद जो फैल्कन्स हैं, जो बर्ड्स हैं, वो भी कम हो रही है। Pollutants may alter natural habitats and bring about change in food chain, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, इसकी वजह से आपको फूड चेन के अंदर भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 37 देखेंगे। Which is the central government nodal agency responsible for planning, promotions and coordination of all environmental activities? ठीक है, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ये है रिस्पॉन्सिबल सभी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज के लिए इंडिया के अंदर। 38 क्योटो प्रोटोकॉल एन एग्रीमेंट साइंड बाय वेरियस कंट्रीज इज एसोसिएटेड विद, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो एग्रीमेंट एक बनाया गया था, उसको साइन भी किया गया था बहुत सारी कंट्रियों के द्वारा। बेसिकली वो किस चीज की बात करता है, तो वो बात करता है क्लीन एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की। ठीक है, जो कि आपका कहां पर हुआ था, टोक्यो में हुआ था, याद रखेंगे। थर्टी 39 क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। इन विच ईयर वॉज डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, तो इंडिया के अंदर जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसको कब इंट्रोड्यूस्ड किया गया था, तो बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन है, 2005 में इंट्रोड्यूस्ड इसको किया गया था। ठीक है, चलिए ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैजार्ड एंड डिजास्टर, ये क्वेश्चन ना आपका बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि हैजार्ड और डिजास्टर में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली देखिए, हैजार्ड जो है वो एक पोटेंशियल है, तो हैजार्ड हैव अ पोटेंशियल फॉर डैमेजिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ, और जो डिजास्टर है वो एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ हैजार्ड है। ठीक है, यानी हैजार्ड को हम संभावना कह सकते हैं, और डिजास्टर जो है उस संभावना को पूर्ण कर देता है, हम ये समझ सकते हैं इस टर्म से। चलिए 41 देखेंगे। इन K3 प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रल प्लेस थ्योरी, इफ द नंबर ऑफ सेटलमेंट्स आर 81 देन द हायरार्की ऑफ सेटलमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्डर विल बी। ठीक है, तो K3 मॉडल जो मार्केट मॉडल था उसकी बात कर रहे हैं, तो अगर उसकी हायर हायरार्की 81 है तो लोअर क्या होगी, उन लोअर डिवीजन को हम समझेंगे, तो 1, 2, 6, 18 और 54 होनी चाहिए। ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 42। वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज ग्रोइंग रैपिडली सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ड्यू टू, तो देखिए दुनिया की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। क्या रीजन है इसका, तो यहाँ 3-4 रीजन दिए गए हैं, उनको अच्छे से समझते हैं। फास्टर अर्बनाइजेशन, गलत है ये। इंक्रीज पेस ऑफ माइग्रेशन, बिल्कुल माइग्रेशन बढ़ गया है। एक सेकंड, क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं समझ में
वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज ग्रोइंग रैपिडली सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ड्यू टू, हाँ बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ सेकंड भी कम हो जाएगा। रैपिड डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी रेट, बिल्कुल मोर्टेलिटी रेट जो है वो आपका कम हो गया, और बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट से बहुत ज्यादा है, यानी बर्थ और डेथ के बीच में रिलेशनशिप की ही बात यहाँ पर की जा रही है संगठन के द्वारा। बहुत इजी क्वेश्चन, देखते हैं। कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल जो है वो बर्गेस ने दिया, सेक्टोरल मॉडल होमर हॉयट ने दिया, मल्टीपल न्यूक्लियाई हैरिस और उलमैन ने, और रूरल रूरल अर्बन फ्रिंज की बात प्रायर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखें। चलिए, ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन था, 44 क्वेश्चन। हिडन मोमेंटम ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ मींस, तो जो हिडन मोमेंटम ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है उसका रियल मीनिंग क्या होता है? तो ये process of population increase continuous even after fall in birth rate because of large youthful population। तो ये एक ऐसा मोमेंटम होता है कि आपकी जो पॉपुलेशन, बर्थ रेट तो गिर जाता है पर यूथ पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से पॉपुलेशन क्या है, बढ़ रही है। इंडिया में ये स्टेज जो है आपको देखने को मिल सकती है क्योंकि इंडिया में यूथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, 45th क्वेश्चन। Slums are usually characterized by high density of population and compact settlement। बिल्कुल सही बात है, स्लम्स के अंदर डेंसिटी भी ज्यादा होती है पॉपुलेशन की, सेटलमेंट भी कॉम्पैक्ट होता है, जैसे एशिया का धारावी। ठीक है, नाम सबने सुना होगा, महाराष्ट्र के अंदर है, मुंबई में। स्लम्स हैव इनएडुकेट बेसिक अमेनिटीज, देखिए वहां पर बेसिक अमेनिटीज भी नहीं पाई जाती है, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, इसलिए यहाँ पे बी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए, आपको इनकरेक्ट को पहचानना है, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। 46, मॉडर्न सेंसस इज हेल्ड वंस इन 10 ईयर इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है। वाइटल स्टैटिस्ट इज सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिकॉर्डिंग इंसिडेंट ऑफ क्राइम, नहीं, वाइटल के अंदर तो बर्थ और डेथ के बाद डेटा जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं, तो यहाँ पे हमें बी मिल गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन, मैचिंग करनी है दोबारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, ट्रांसह्यूमंस कौन से होते हैं? ट्रांसह्यूमन बेसिकली ए का हो जाएगा 3, क्योंकि ये सीजनल मूवमेंट होता है अप एंड डाउन का, तो ए का 3 आपका यहाँ भी और यहाँ भी दिया गया है। और बी का आपका हो जाएगा 1, मूवमेंट फ्रॉम होम टू प्लेस ऑफ वर्क, कम्यूट करता है आदमी, यहाँ भी 1 और 1 दिया गया है। एमिग्रेशन का मतलब होता है माइग्रेशन अक्रॉस द बॉर्डर, तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा सी का 4। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आपका। ठीक है, 47 का ए बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका जो 48th क्वेश्चन है उसके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस आर गिवन बाय रेवेंस्टीन, तो रेवेंस्टीन ने इनमें से कौन कौन से जो लॉज हैं वो दिए थे, उस चीज को हमें चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं, ईच मेन करंट ऑफ माइग्रेशन प्रोड्यूस्ड अ काउंटर करंट, बिल्कुल सही बात है कि कभी भी एक करंट माइग्रेशन होता है तो उसका एक काउंटर करंट भी आपको देखने को मिल जाती है। फीमेल प्रीडोमिनेंट अमंग द शॉर्ट टर्म माइग्रेंट, तो जो फीमेल का माइग्रेशन होता है वो भी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये भी बात सही है। माइग्रेशन टेंड टू बी सेलेक्टिव, नहीं ये गलत है, माइग्रेशन दोनों का होता है पर सेलेक्टिव नहीं होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ माइग्रेशन इंक्रीजेस विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही बात है, जब भी टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट है वो बढ़ेगा तो माइग्रेशन भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। 49 क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट पुट फोर्थ पॉपुलेशन ग्रोथ वर्सेस वेल्थ और पॉवर्टी, तो इनमें से कौन से जो थ्योरिस्ट थे उन्होंने वेल्थ और पॉवर्टी की बात करी थी। 49 क्वेश्चन जो है यहाँ पे, तो रॉबर्ट माल्थस भी करते हैं एंड डेविड रिकार्डो भी करते हैं, तो आपका 1 और 2 तो सही है, पर थॉमसन और सैडलर इस बात की चर्चा नहीं करते हैं, तो इसमें भी ए ऑप्शन आपको करेक्ट आंसर यहाँ देखने को मिल जाएगा। वहीं आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करें, क्योंकि आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे, कल फिर इसके 50 क्वेश्चन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन, तो इनमें से कौन सा एक कॉन्सिक्वेंस जो है वो माइग्रेशन का है, तो
सेक्स रेशियो में चेंजेस देखने को मिलते हैं, ये बात सही है। चेंजेस इन लिटरेसी एंड एजुकेशन, ये गलत है। चेंजेस इन एज स्ट्रक्चर, ये भी गलत है। चेंजेस इन रेजिडेंस, तो ये भी आपका आपका ये भी सही होगा क्योंकि लिटरेसी और एजुकेशन का लेवल चेंज होता है। और सी भी सही है क्योंकि एज स्ट्रक्चर भी बदलता है, क्योंकि माइग्रेशन किसका हो रहा है, मेल पॉपुलेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, चारों ही सही है। तो आई होप आज की वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। Fearless.